हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का हमारा टॉपिक है फेज़ 4 दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज़ ऑफ द एओसी एंड फेज़ 5 दैट इज़ द सर्टिफिकेशन फेज़ ऑफ द एओसी। अब जो फेज़ 4 है दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज़, इसमें क्या करना है, एओसी जो आपको इशू करना है या जिसके लिए अपने एओसी के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो इनिशियल इशू हो या फिर अमेंडमेंट हो चाहे रिन्यूअल हो, तो उस केस में आपके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई एग्जिस्ट होती है तो उस केस में आप उन पैसेंजर को कैसे इवैक्यूएट करोगे, आप इमरजेंसी इक्विपमेंट कैसे यूज़ करोगे, उसका आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फेज़ में या और फॉर्मल एप्लीकेशन फेज़ में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए डीजीसी को, जो इवैल्यूएट किए उन्होंने फेज़ 3 में डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फेज़ में, तो उस डॉक्यूमेंट में जो भी आपने प्रोसीजर लिखी है, मेंशन की है, स्पेसिफाई की है, वो एक्चुअल में आपके पास में अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद में आपके पास जो स्टाफ अवेलेबल है वो क्वालिफाइड और ट्रेन स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए जो फेज़ होता है दैट फेज़ इज द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज़ ऑफ द एओसी। इसकी जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर लिखी होती है सीआर सेक्शन 3 दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट सेक्शन 3 सीरीज सी में लिखी होती है। तो अब ये जो प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन फेज है, मतलब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज है, इसको प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन बोला गया है। मतलब फेज 5 सर्टिफिकेशन से पहले जो इंस्पेक्शन होगा दैट इज द प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन। और इसका पर्पस क्या है प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन का, कि जो भी रिक्वायरमेंट हमने या जो भी प्रोसीजर एप्लीकेंट ने लिखी है, स्पेसिफाई की है, मेंशन की है डॉक्यूमेंट्स में, वो एक्चुअल में अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आपका प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद में अब ये इंस्पेक्शन और एक चीज़ के लिए किया जाता है, मतलब जो भी स्टाफ आपके पास में अवेलेबल है वो क्वालिफाइड है कि नहीं और ट्रेन स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए भी डीजी से आपका प्री सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन कैरी आउट करता है। अब इस फेज़ में क्या क्या किया जाता है, तो पहले है कि मान लीजिए जो भी आपका एरोप्लेन यूज़ करने वाले फ़्लाइट के लिए, तो उसका सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे लोकेशन है, आप इमरजेंसी एग्जिट का ऑपरेट कैसे करोगे। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास में क्रू अवेलेबल है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि नहीं, प्रोसीजर उनको पता है कि नहीं, कि इन अगर मान लो एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट होती है तो उस केस में पैसेंजर को कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे बाहर निकालना है, उसकी कैबिन क्रू या जो भी क्रू है उनको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है कि नहीं, वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं, और उनको वो प्रोसीजर पता है कि नहीं, ये सब आपका चेक किया जाएगा डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज में। ठीक है। उसके बाद में जो भी पर्सन्स है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, जैसे मान लो लाइव रैफ्ट ऑपरेट करना है, रिमूव करना है, लॉन्च करना है, उसके बाद में स्लाइड रैफ्ट ऑपरेट करना है, फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज़ करना है पैसेंजर को, उसके बारे में कैसे ब्रीफ करना है। तो इसके लिए आपका जो भी क्रू स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एंड दैट विल बी चेक्ड बाय इंस्पेक्टेड बाय द डीजीसीए ऑफिसर्स इन द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज ऑफ द एओसी दैट इज द फेज 4। इसके बाद होता है प्रूविंग फ्लाइट और वैलिडेशन पर फ्लाइट। प्रूविंग फ्लाइट मतलब क्या है, कि जो भी एप्लीकेंट है वो जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाला है, जो फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है, जो सर्विसेज वो यूज़ करने वाला है, जो पर्सन उसके पास में अवेलेबल है, इन सब को यूज़ करके वो फ्लाइट के लिए या एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए वो रेडी है कि नहीं, वो चेक करने के लिए जो फ्लाइट है, वो उस फ्लाइट को हम बोलते हैं प्रूविंग फ्लाइट। and that proving flight will be conducted in accordance with the procedures spelled out in the operations manual। ओके। तो अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये तो जो प्रूविंग फ्लाइट होती है वो विदाउट पैसेंजर कंडक्ट करते हैं हम लोग, और एक दूसरी फ्लाइट है वैलिडेशन फ्लाइट जिसको बोलते हैं। ये वैलिडेशन फ्लाइट हम जनरली कंडक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ एओसी। अगर फ्लाइट विथ पैसेंजर हम कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द रीसर्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, देन दैट फ्लाइट विल बी term as a validation flight, or flight will be called as a validation flight। but first time जो flight होगी at the time of initial issuance of the AOC, that flight is called as the proving flight, and proving flight will be conducted without passengers on board। okay।
नाउ ये जो प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट होती है कब कब कंडक्ट करते हैं? एक तो करते हैं आप फर्स्ट इश्यू ऑफ एन एओसी। दूसरा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो, ओके, नया एयरक्राफ्ट टाइप। उसके बाद में थर्ड आता है आपका प्रायर टू द फर्स्ट ऑपरेशन बाय डे और नाइट टू द एरोड्रोम अबव 4000 फीट इन एलिवेशन और हैविंग मीन सेक्टर अल्टीट्यूड अबव 15,000 फीट एंड एनी अदर सर्कमस्टेंसेस एज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द डीजीसी। ये चारों पॉइंट के ड्यूरिंग ये चारों पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में जो प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट करनी है वो कैसे कंडक्ट करनी है? जो एप्लीकेंट है जो शेड्यूल्ड एयर का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहता है उनको क्या है, अगर मान लो वो एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं हैविंग द ऑल ऑफ वेट एक्सीडिंग द 5700 kg, देन उनको मिनिमम 5 फ्लाइट सेक्टर ऑन इंटेंडेड रूट्स क्या करनी पड़ेगी? प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट करनी पड़ेगी विद टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 10 फ्लाइट आवर्स। मतलब 5 फ्लाइट सेक्टर पे जो भी उनके इंटेंडेड रूट्स होंगे उसमें से मिनिमम 5 फ्लाइट सेक्टर पे उनको प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट करनी पड़ेगी और ड्यूरेशन 10 फ्लाइट आवर्स से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ईडीटीओ का दिया है एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन का, मोर देन 90 मिनट्स का अप्रूवल के लिए फॉर न्यू एयरक्राफ्ट और इंजन कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम 2 ईडीटीओ सेक्टर की फ्लाइट करनी पड़ेगी ऑन नॉन रिवेन्यू फ्लाइट। नॉन रिवेन्यू मतलब विदाउट पैसेंजर फ्लाइट उनको क्या करना पड़ेगा? वो प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट करनी पड़ेगी। और अगर उनको एडिटिव टाइम एक्सटेंशन चाहिए बियॉन्ड दिस टाइम लिमिट दैट इज मोर देन 90 मिनट, देन उनको 2 एडिटिव सेक्टर पे और फ्लाइट करनी पड़ेगी ऑन रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू फ्लाइट्स। इसके बाद में आता है इवैक्यूएशन एंड डीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। इवैक्यूएशन डीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन में एक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। उसमें क्या है, सपोज कोई इमरजेंसी कंडीशन एग्जिस्ट होती है एयरक्राफ्ट में, तो उस केस में ड्यूरिंग द फ्लाइट अगर इमरजेंसी कंडीशन एग्जिस्ट हुई है तो उस केस में आप पैसेंजर को कैसे इवैक्यूएट करते हो, उसके लिए आपके क्रू प्रॉपरली ट्रेन है कि नहीं, इसके लिए आपको एक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी दैट इज द इवैक्यूएशन एंड डीचिंग ड्रिल। इसके बाद आता है लास्ट फेज दैट इज द सर्टिफिकेशन फेज। अब सर्टिफिकेशन पेज में क्या है, एक तो आपको एक पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द सीआर रिलेटेड टू द ऑपरेशन सेक्शन, आपको एक पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ऑफ द सीआर। वो पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट आपको डीजीसीए को सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ में जैसे पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट है, सीआर में लिखा हुआ है कि कुछ ये पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, तो उसका आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलीवेंट पैराग्राफ्स ऑफ सीआर आपको क्या करना है, उसके साथ में सबमिट करना है अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड चेकलिस्ट। ये सबमिट करेंगे ऑपरेटर। अब ये सबमिट करने के बाद में चेकलिस्ट के आगे जो वेरिफिकेशन रिमार्क्स कॉलम है उसमें डीजीसी ऑफिसर अपने कमेंट लिखेंगे और उसमें असेस करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं, और वेरिफिकेशन रिमार्क्स कॉलम में वो अपने कमेंट लिखेंगे। अब ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट एंड अपॉन सक्सेसफुल completion of the proving flight or flights, then certification team will assess the operation specification given by the operator and review the compliance statement to ensure all the requirements have been satisfied for the approval of operation specification and grant of an AOC। मीन्स आपकी प्रूविंग फ्लाइट कंडक्ट हो गई, प्रूविंग फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन टीम है डीजीसीए की वो क्या करेगी, आपका ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन असेस करेगी एंड जो कंप्लायंस स्टेटमेंट आपने सबमिट किया है, पैरावाइज कंप्लायंस रिपोर्ट और कंप्लायंस स्टेटमेंट, वो क्या करेगी, रिव्यू करेंगे। और उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई होते हैं देन ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन जो है वो आपका अप्रूवल करेंगे और उसके बाद में आपको एओसी ग्रांट करेंगे। यही है आपका सर्टिफिकेशन फेज दैट इज द फेज 5। अब उसके बाद में जो सर्टिफिकेशन टीम है वो सर्टिफिकेशन टीम अपने रिकमेंडेशन भेजेगी और रिकमेंडेशन के बाद में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो फाइल है वो कंपिटेंट अथॉरिटी को क्या करेगा, अप्रूवल के लिए सबमिट करेगा। अब उसके बाद में कंपिटेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है देन क्या करेगी, वो एओसी अप्रूव्ड करेगी along with the required operation specifications।
और ऑब्वियसली एओसी मिलने के बाद भी जब ऑपरेटर ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसे उसका शेड्यूल जो भी है फ्लाइट का शेड्यूल वो उससे पहले डीजीसीए से अप्रूव करा के लेना पड़ेगा। और जो भी एओसी अप्रूव्ड एओसी है उसकी एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अलॉन्ग विद द ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन वो हमेशा एयरक्राफ्ट में कैरिड ऑन बोर्ड रहेगी ऑन ईच एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद में मान लो अभी आपका एओसी ख़त्म हो गई, एओसी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई और एओसी आपको रिन्यू करना है। तो एओसी रिन्यू करने के लिए जो भी आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी है उससे 90 डेज बिफोर आपको क्या करना है, एओसी के लिए अप्लाई करना है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म नंबर है, ये जो फॉर्म है दैट इज़ गिवन इन अपेंडिक्स एल ऑफ द एओसी, उसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है बिफोर 90 डेज। अब जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में डीजीसीए आपको एक कंफर्म डेट देगा, उस डेट पे आपका इंस्पेक्शन होगा। और इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद में अगर डीजीसीए सेटिस्फाइड है देन आपका एओसी वापस रिन्यू होगा। अब ये जो इंस्पेक्शन करते हैं रिन्यूअल के लिए, इसका पर्पज़ क्या है? एक्चुअली ये इंस्पेक्शन इसलिए किया जाता है कि इनिशियल कंडीशन जब इनिशियल आपको सर्टिफिकेशन का टाइम था एओसी का, उस टाइम पे जो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, जो चीज़ें आपने कंप्लाई की थी वो अभी भी आप कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हो, ये इंश्योर करने के लिए आपका रिन्यूअल के टाइम पे इंस्पेक्शन होता है। तो इसी तरह से हमारा पूरा जितना एओसी है दैट इज़ कैप 3100 वो कंप्लीट हो चुका है। जो 5 फेजेस है, फर्स्ट वन है आपका प्री एप्लीकेशन फेज, सेकंड फॉर्मल एप्लीकेशन फेज, उसके बाद में डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फेज, फोर्थ फेज है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इवैक्यूएशन फेज एंड लास्ट वन इज द सर्टिफिकेशन फेज। ये पूरे 5 फेजेस हमारे कंप्लीट हो गए। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज ऑफ दिस ईयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।